उनमें पेज नंबर 864, 865, 866। ठीक है। ये जो पीडियाट्रिक्स यानी कि अमराज अतफाल यानी कि जो बच्चों की बीमारियों को हम पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, गायनी ऑब्स एंड पीडिया, पीडिया यानी कि पीडियाट्रिक्स, ये एक ही सब्जेक्ट है हमारे यहाँ यूनानी में। तो इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा निज़ाम तौलीद बौल, यानी कि पेशाब वाला सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम जी। उसके बाद पढ़ा हमने निज़ाम तनफ्फुस यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि उसकी बीमारियां। और आज हम पढ़ रहे हैं डिजीज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हजम, उससे संबंधित बीमारियों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें क्या क्या परेशानी आ सकती है एक बच्चे को, उसको हम पढ़ रहे हैं। निजाम हजम की बीमारी जी, पाचन तंत्र संबंधी बीमारियां हिंदी में। ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी में पूछा जाएगा, मतलब लिखा हुआ हिंदी में ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी के शब्दों का प्रयोग एग्जामिनर करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा लगता है कि जैसे लिखा हुआ हिंदी में होगा और शब्द जो है वो यूनानी के होंगे। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स सभी जानते हैं जी। तो पाचन तंत्र संबंधी बीमारियां आप याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो निजाम हजम की बीमारियां, इसको जरूर याद रखना है आपको, क्योंकि आप यूनानी के विद्यार्थी हैं और आपका जो प्रश्न पत्र बनेगा, जाहिर सी बात है वो यूनानी टीचर्स ही बनाएंगे। और यूनानी टीचर्स किस में लिखेंगे? वो यूनानी में ही लिखेंगे। हाँ, लिखावट हिंदी में होगी। ठीक है, उसमें कुछ शब्द इंग्लिश के भी बीच बीच में ब्रैकेट में हो सकते हैं, जैसे कि निजाम हजम की बीमारियां। अगर यही पूछ लिया गया, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ आ सकता है डिजीज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। मेरा कहने का मतलब क्या है कि यूनानी के विद्यार्थी को यूनानी को जो है वो लापरवाही में नहीं लेना है, यूनानी को बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं। जो सबसे पहली बीमारी है वो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, देखिए, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कहते हैं आंत को, चाहे वो बड़ी आंत हो यानी कि, ठीक है, चाहे वो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो, या बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन हो, दोनों को इंटेस्टाइन ही बोलते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं रुकावट को ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो आंत में यानी कि आंत के ल्यूमेन में रुकावट, ल्यूमेन किसे कहते हैं? किसी भी होलो पाइप को, किसी भी ऐसे पाइप को जो बीच से खोखरा हो, ठीक है, जिसमें बीच में जो है कैविटी बन रही हो, उसको ल्यूमेन कहते हैं। चाहे वो आर्टरी आर्टरी हो, चाहे वो वेन हो, ठीक है, या वो आते हों, जो बीच से खोखरा है, यानी कि आर्टरी और वेन से क्या गुजरता है? खून। और जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि कनाते गिजाई, यानी कि गिजा की नाली जो है, उसके बीच से क्या गुजरता है? खाना गुजरता है, खाने का फिर बाद में स्टूल बन जाता है, स्टूल बन के पास हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो बीच का हिस्सा होता है ना, इसको ल्यूमेन कहते हैं। यहां तक के जो वैसे पाइप वगैरह घर में भी जो कुछ भी होता है, अगर इस तरह का, उसके बीच वाले हिस्से को भी ल्यूमेन ही कहते हैं। तो ल्यूमेन मैंने आपको क्यों समझाया, ताकि आप समझ ले ल्यूमेन किसे कहते हैं। तो आंतों के ल्यूमेन में, यानी कि आंत का जो हिस्सा है जिसमें को खाना पीना गुजरता है या स्टूल गुजरता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट होना,
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। जी। इसके कारण क्या क्या है, इसकी वजह क्या क्या है, आंतों का जो ऑब्स्ट्रक्शन है, आंतों के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह क्या क्या है, कारण क्या क्या है। देखिए, आंतों का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पीडियाट्रिक्स, यानी कि अमराज पीडियाट्रिक्स, यानी कि बच्चों की बीमारियां। ठीक है जी। अमराज अतफाल, बच्चों की बीमारियां। तो बच्चों की बीमारियों को जब हम पढ़ रहे हैं, तो फिर हम, बच्चा चाहे मां के गर्भ में है या बच्चा चाहे पैदा हो चुका है, अगर उसकी आंत में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी रुकावट आ जाए, तो उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ही कहेंगे, दोनों हालत में। तो जो पहला कारण है वो कंजेनाइटल, कंजेनाइटल यानी कि ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन, बच्चे की आंत में ऐसी रुकावट जो कि जब बच्चा मां के गर्भ में था या मां के गर्भ में है, उसी समय वह ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट पैदा हो गई हो। मां के गर्भ में क्या है, शिशु, बच्चा। ठीक है। और बच्चे की आंत में, इंटेस्टाइन में, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो या स्मॉल इंटेस्टाइन हो, जब वहीं पे कोई रुकावट हो जाए, उसमें कोई चीज फंस जाए, कोई रुकावट पैदा हो जाए, उसको जो है कंजेनाइटल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। कंजेनाइटल, एक्चुअली कंजेनाइटल का मतलब होता है पैदाइशी, और पैदाइशी का मतलब होगा कि जो पैदा होने से पहले ही, यानी कि मां के गर्भ में ही जिस जो दिक्कत पैदा हो गई हो। कंजेनाइटल यानी कि पैदा होने से पहले से, यानी कि उस दिक्कत को, कंजेनाइटल प्रॉब्लम यानी कि वो प्रॉब्लम जो जिसको लेकर के बच्चा दुनिया में आ रहा हो, पैदाइशी हो जो। जी। तो कंजेनाइटल कॉज, कंजेनाइटल कॉज में क्या होता है, पहले तो इसको थोड़ा मोटा मोटा सा समझ लेते हैं कि माल रोटेशन। माल रोटेशन क्या होता है, देखिए, जो आंतें होती हैं, एक्चुअली आंतें क्या है, लंबे लंबे ऑर्गन्स है, लॉन्ग ऑर्गन्स है। तो इनमें जो है लपेटा लग सकता है, गिराहें लग सकती है, गांठ लग सकती है। ठीक है। और आंखें जो क्या करती हैं, इनके अंदर पैरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है, सांप की तरह की मूवमेंट होती है आंतों के अंदर। आंतें ऐसे ऐसे करती रहती हैं। तो जो आंत के अंदर स्टूल होता है या फूड होता है, वो क्या करता है, आगे गुजरता रहता है, आंत की इस वाली मूवमेंट की वजह से, जिसको यूनानी में हरकते दूदिया कहते हैं, और इंग्लिश में पैरास्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इन शब्दों पे ध्यान देना बच्चों, आप क्वेश्चन को तभी समझोगे जब जब आप इन शब्दों को समझोगे। जब इन शब्दों को समझोगे, आप क्वेश्चन को समझोगे। जब क्वेश्चन को समझोगे, तो उसका आंसर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मेरा विश्वास है कि अगर कोई जवाब आपसे नहीं भी आता होगा और सवाल आ गया, तो 50% से ज्यादा उम्मीद बनती है कि आप कुछ सही करके आओगे। अगर आप समझ गए कि सवाल क्या पूछा गया है, अगर सवाल आपने समझ लिया, ठीक है, तो चूंकि बाद में जवाब कितने होंगे, चार, मल्टी ऑब्जेक्टिव में चार होते हैं, तो अगर आपने सवाल समझ लिया, तो जवाब की जो है 50% ज्यादा उम्मीद ये है कि अगर आपको जवाब नहीं भी पता होगा, तब भी आप सही जवाब लगा करके आओगे। मेरा ऐसा अनुभव है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने सवाल समझ लिया। तो इन शब्दों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया करो, इनको इनको जहन से ऐसे ही ना जाने दिया करो। ठीक है जी। माल रोटेशन यानी कि आंत के अंदर कोई गिरह लग जाए, कोई लपेटा लग जाए, कोई उसके अंदर कोई घुमाव लग जाए, उसको माल रोटेशन, जब जब के बच्चा मां के गर्भ में है। जी। अब इस चीज को आगे समझना, इन शब्दों को समझना। मिकोनियम प्लग सिंड्रोम, मिकोनियम प्लग सिंड्रोम किसको कहते हैं, देखिए, बच्चा जब मां के गर्भ में होता है, ठीक है, तो वो एम्नियोटिक फ्लूइड को पीता है, और एम्नियोटिक फ्लूइड को ही पेशाब करता है। ठीक है। और ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है, यही इसकी टट्टी होता है, यही उसका स्टूल होता है, यही उसकी गिजा होती है। ठीक है। तो जब बच्चा नियर अबाउट, यानी कि जब एक माँ
डिलीवरी में यानी कि लेबर में आती है, तो उससे पहले यही एम्यूनेटिक फ्लूइड जो कि बच्चा पीता है इतना गाढ़ा हो जाता है कि पोटी यानी कि स्टूल यानी कि टट्टी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर ये जो मिकोनियम है जो बच्चे के पेट में है, ये मिकोनियम यानी कि टट्टी यानी कि स्टूल जो बच्चे के पेट में है, अगर ये इतनी गाढ़ी हो जाए कि डांट के जैसी बन जाए, जैसे कि किसी शीशी में डांट लगा देते हैं ना, ठीक है, जैसे किसी शीशी में डांट लगा देते हैं, किसी लकड़ी वगैरह चीज को फंसा देते हैं, इसी तरीके से ये जो मिकोनियम है, ये जो बच्चे के पेट में स्टूल है, अगर ये डांट की शक्ल इख्तियार कर ले और ये पास होनी असंभव हो जाए, दिक्कत वाली बात बन जाए, तो उसको मिकोनियम प्लग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। ये वो सिचुएशन है जबकि मां के गर्भ में ही बन रही है। जी, दूसरी क्या है? मिकोनियम इलियस। मिकोनियम इलियस का क्या मतलब होता है? देखिए, ये जो छोटी आंत है इसको समझिए पहले आप, इसकी एनाटमी। ठीक है, क्या होता है? जो छोटी आंत है, छोटी आंत के तीन हिस्से, क्या नाम? पहला ड्यूडिनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ठीक है। छोटी आंत के तीन हिस्से, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। तो जो इलियम है, इलियम जो है फिर आगे बड़ी आंत में जुड़ जाती है। बड़ी आंत में सबसे पहले क्या होता है? सीकम। ठीक है, सीकम के बाद जो है असेंडिंग कॉलन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, रेक्टम और एनस। ठीक है। तो जो इलियम है, इलियम के, जब इलियम जो है सीकम में जुड़ती है, इलियम यानी कि छोटी आंत का सबसे आखिरी वाला हिस्सा, जब बड़ी आंत के पहले हिस्से से जुड़ता है, छोटी आंत का आखिरी हिस्सा यानी कि इलियम और बड़ी आंत के पहले हिस्से यानी कि सीकम से, ठीक है, मिलता है, तो वहां पे एक वॉल्व होती है। वॉल्व का क्या काम होता है? जो स्टूल होता है, जो टट्टी होती है, वो छोटी आंत से बड़ी आंत में तो चली जाती है लेकिन वापस नहीं आती। वॉल्व एक्चुअली वन वे रास्ते होते हैं, चाहे देखिए वो साइकिल के टायर में हवा भरनी हो, मोटरसाइकिल के टायर में, किसी भी चीज में। मान एक्चुअली वॉल्व का क्या मतलब होता है? चाहे वो पानी की वॉल्व हो, वॉल्व जो है वो वन वे रास्ते होते हैं, यानी कि वहां से कोई चीज चली तो जाती है, वापस नहीं आती। तो इसी तरीके से इलियम यानी कि छोटी आंत का आखिरी हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और सीकम बड़ी आंत का पहला हिस्से के बीच में एक वॉल होती है। और ये जो पॉइंट होता है जहां बड़ी और छोटी आंत मिलती है, इसको इलियोसीकल जंक्शन कहते हैं। ठीक है। तो इलियोसीकल जंक्शन में, ठीक है, इलियोसीकल जंक्शन में मिकोनियम यानी कि बच्चे का जो स्टूल है, अगर वो हार्ड रूप, सख्त रूप इख्तियार कर ले, ठीक, और पास होना मुश्किल हो जाए, तो उसको मिकोनियम इलियस कहते हैं। जी। टर्मिनल इलियम जो है, इलियम देखिए, टर्मिनल इलियम किसको कहते हैं? टर्मिनल इलियम कहते हैं इलियम चूंकि खुद ही आखिरी हिस्सा है छोटी आंत का, पहला हिस्सा ड्यूडिनम, फिर दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। लेकिन अगर इलियम के भी बिल्कुल आखिरी हिस्से की बात करें तो उसको टर्मिनल इलियम कहते हैं। जी। देखो बच्चों, अब दो पॉइंट आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि अगर एग्जामिनर की नजर पड़ गई तो एग्जामिनर इस तरह के सवाल दे दिया करता है। अगर एग्जामिनर की नजर पड़ गई, वो तो टाइम होता है भाई, मान लीजिए पेपर बन रहा है, पता नहीं कहां से खोल रहे हैं, कहां से नहीं खोल रहे हैं। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नजर पड़ जाती है तो एग्जामिनर क्या करता है? उसको उठा लेता है। ठीक है। तो ये वो इस तरह के पॉइंट हैं कि जिन पे अगर नजर पड़ जाती है, इनके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? देखिए, दो पॉइंट है, मैकल्स डाइवर्टिकुलम और हर्सपंग डिजीज। ठीक है। इनके स्पेलिंग जो है ऐसी है जैसी चाइनीज होती है, बड़ी सी अजीब चिंगचोंग वाली स्पेलिंग है इनकी। ठीक है। मैकल्स डाइवर्टिकुलम एंड हर्सप्रंग डिजीज। ठीक है। देखो, इनके अंदर क्या समझने वाली चीज है? जो मैकल्स डाइवर्टिकुलम है, ये छोटी आंत का एक उभार है, जिसकी वजह से आंत के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और इसको मैकल्स डाइवर्टिकुलम कहते हैं। छोटी आंत का एक उभार है मैकल्स डाइवर्टिकुलम, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। और ये जो हर्सप्रंग डिजीज है, ये जो है, ये बड़ी आंत की बीमारी है। देखो, जो
मैकल्स डाइवर्टिकुलम है वो छोटी आंत की बीमारी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक उभार हो जाता है जिसकी वजह से आंत के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट हो जाती है। और हर्षपंग डिजीज जो है ये बड़ी आंत की परेशानी है और इसमें भी स्टूल पास होना नामुमकिन मुश्किल हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन लग जाता है। लेकिन हर्षपंग डिजीज में आपको एक सवाल और भी बनता है इसमें। एक तो ये एक तो ये कि जो मैकल्स डाइवर्टिकुलम है वो छोटी आंत की परेशानी है, और हर्षपंग डिजीज जो है वो बड़ी आंत की परेशानी है। दूसरी क्या है, जो हर्षपंग डिजीज है इसमें बड़ी आंत में क्या होता है, नर्वस सप्लाई नहीं होती। यानी कि जो महसूस करने वाली सप्लाई होती है ना, नर्वस सप्लाई महसूस करने वाली, मोटर एक्शन करने वाली सप्लाई, वो सप्लाई नहीं होती, सब में नहीं होती। मतलब बीमार में नहीं होती, बाकी सब में तो होती। जिसको हर्षपंग डिजीज होगी उसमें नर्वस सप्लाई यानी कि आसाबी रसद नहीं होगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वो कौन सी कंडीशन है जिसमें नर्वस सप्लाई, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल नर्वस सप्लाई नहीं होती, तो उसमें एग्जामिनर ने हर्षपंग डिजीज, मैकल्स डाइवर्टिकुलम, मिकोनम पलक सिंड्रोम, मिकोनम इलिस डाल दिया। तो आपको ध्यान रखना है हर्षपंग डिजीज है। इनकी स्पेलिंग भी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनकी स्पेलिंग जो है बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी मतलब मुश्किल सी है याद करने में। जी। उसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 6 पे आ जाइए। ये कंजेनाइटल डिजीजेज हैं, यानी कि बच्चा जब मां के गर्भ में है ये उस समय होने वाली परेशानियां हैं। उसके बाद क्या, छठा नंबर वोल्वुलस। वोल्वुलस ये एक आंतों की परेशानी है जिसमें आंत में रस्सी की तरह गिरा यानी कि गांठ लग जाती है। अब मान लीजिए जो आंत है उसमें गिरा लग गई, फंसने वाली गिरा लग गई, तो फिर कैसे उसमें स्टूल पास होगा। ठीक है, उस पर तो जो है ना इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगी और रास्ता रुक जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, वोल्वुलस। वोल्वुलस यानी कि जब आंत में गिरा लग जाए, गांठ लग जाए। ठीक है जी। उसके अलावा क्या है, इम्परफोरेटेड एनस। इम्परफोरेटेड एनस किसको कहते हैं, इम्परफोरेटेड एनस इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन भी ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी ठीक है, लेकिन बच्चे का जो पाखाना है, स्टूल है, वो फिर भी पास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो टट्टी का रास्ता है यानी कि एनस, वो ही उसका बंद है। अगर बच्चे का कंजेनाइटली यानी कि पैदाइशी तौर से एनस बंद हो, टट्टी का रास्ता, स्टूल पास करने का जो रास्ता है वो बंद हो, तो उसको इम्परफोरेटेड एनस कहते हैं। ठीक है। और जब डिलीवरी यानी कि लेबर जब डिलीवरी कराई जाती है तो उस टाइम ये सब चीजें देख ली जाती हैं। बच्चे को थोड़ा सा जो है घुमा उमा करके इन सब चीजों को चेक कर लिया जाता है उसी समय। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट एनफ। अब मान लीजिए बच्चों, ये तो वो डिजीजेज, वो परेशानी है अबाउट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो कि कंजेनाइटली यानी के पैदाइश से पहले, वो परेशानियां जो मां के गर्भ से ही बच्चा लेकर के आ रहा है, यानी कि वो परेशानियां जो मां के गर्भ में ही शिशु को, बच्चे को हो जाती है, ये जो हमने पढ़ी है, ये सब की सब वो है। मैं इनको रिपीट कर दूं, मिकोनियम प्लग सिंड्रोम, मिकोनियम इलियस, मैकल्स डाइवर्टिकुलम, हर्षपंग डिजीज, ठीक है, वॉल्वुलस, इम्परफोरेटेड एनस, ये कंजेनाइटल हैं। ठीक है। लेकिन अगर बच्चा मान लीजिए मां के गर्भ से ठीक ठाक पैदा हुआ, उसको इंटेस्टाइन संबंधी कोई बीमारी नहीं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन संबंधी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको उसको पैदा होने के कुछ समय बाद, ठीक, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना के बाद कोई परेशानी हो जाए, तो उसको कंजेनाइटल नहीं बोलते, उसको एक्वायर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्वायर्ड बोलते हैं। ठीक है। यानी कि एक्वायर्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन जो कि पैदाइशी नहीं था, पैदा होने के बाद, दुनिया में आने के बाद बच्चे को वो परेशानी पैदा हुई, उसको एक्वायर्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे। उस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को एक्वायर्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहेंगे।
तो उसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन। इसके स्पेलिंग को याद कर लेना, टफ है, मुश्किल है भाई। ठीक है, इंटरसेप्शन। ठीक है, इंटरसेप्शन जो है, यह एक ऐसी बीमारी है, यह एक ऐसी बीमारी है जो पैदाइशी नहीं होती। ठीक है, बच्चे को पैदा होने के बाद, यानी कि ये जो एग्जाम्पल है एक्वायर्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है प्यारे बच्चों। जी, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, मान लीजिए ये पैदा होने के बाद होता है, ये कंजेनाइटल नहीं होता। अब इसमें क्या होता है, आंत जो होती है, पाइप ही तो होते हैं आंत। इसको देखो जो मेरे हाथ में है, बहुत गौर से देखना, इधर उधर नहीं। मान लीजिए ये आंत है, पूरी की पूरी ही आंत है। मान लीजिए ये कैप नहीं है, ये एक ही है पूरा। लेकिन ये देखो, सॉरी, ये इसमें घुस गया ना। देखो बच्चों, ये देखो इसमें, ये आंत है, और ये मान लीजिए ये जो है ना, ये इसको आप इंटेस्टाइन समझ लीजिए, और ये भी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये यहाँ पे है, मान लीजिए अलग अलग नहीं, एक है, और ये अंदर घुस जाए, ये अंदर घुस जाए। तो जब आंत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में अंदर घुस जाए, इसी तरीके से घुसता है, यही सेम सिचुएशन है, इसको इंटरसेप्शन बोलते हैं। स्पेलिंग को याद कर लेना, बोलने में भी दिक्कत होती है। ठीक है भाई, इंटरसेप्शन कहते हैं, इंटरसेप्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आंत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में घुस जाता है। और ज्यादातर क्या होता है, जो इलियम है, जो इलियम है ना, यानी कि छोटी आंत का जो तीसरा हिस्सा है, पहला ड्यूडिनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम, जो इलियम है वो सीकम में घुस जाती है। सीकम कहाँ होता है, राइट साइड में होती है, राइट इलियक रीजन में होती है। ठीक है, एक्चुअली जहां पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है। तो ये जो इलियम है, ये किस में घुस जाती है, सीकम में घुस जाती है। इलियम छोटी आंत का आखिरी हिस्सा है, सीकम बड़ी आंत का पहला हिस्सा है। यानी कि छोटी आंत का आखिरी हिस्सा, ऐसे समझ लीजिए, बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में ऐसे घुस जाता है। यानी कि इसको ऐसे समझ लीजिए आप, इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे घुस जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। ठीक है, जब इलियम का हिस्सा जो है सीकम में घुस जाता है, इलियोसीकल जंक्शन पे। ठीक है, तो ये बहुत जो है पेनफुल कंडीशन होती है इसको। और ये कहां पे होती है, इलियोसीकल पॉइंट पर होती है, यानी कि जहां इलियम और सीकम मिलते हैं, या इलियोसीकल जंक्शन पे होती है। जंक्शन किसको कहते हैं, जहां पे कोई दो चीज मिलती है। ठीक है जी। तो इंटरसेप्शन में, एक्चुअली ये जो इंटरसेप्शन है, इसमें जो बच्चा टट्टी करेगा, जो स्टूल करेगा, वो करंट जेली स्टूल करेगा। करंट जेली यानी कि वो जेली जेली सी लगेगी देखने में। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, करंट जेली स्टूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, जहां मैं इंपॉर्टेंट बोल दिया करूं, उसको भूलते हुए भी अगर कोई तुम्हें जगा के पूछ लेना, तो ही बताना है उसको। ठीक है, करंट जेली स्टूल किस बीमारी में पाया जाता है, इंटरसेप्शन में पाया जाता है। कब होता है, एक्वायर्ड, यानी कि ये कंजेनाइटल नहीं होती, पैदाइश के बाद होती है। इसमें क्या होता है, इसमें इलियम का जो हिस्सा होता है वो सीकम में घुस जाता है। जी, अब देखिए, जितने भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो एक्वायर्ड हो यानी कि पैदा होने के बाद के हो, या वो पैदा होने से पहले यानी कि माँ के गर्भ में ही बच्चे को वो परेशानी हो रही हो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि कंजेनाइटल हो। ठीक है, अब इनकी जो है साइन एंड सिम्टम, यानी कि इनकी निशानियां क्या क्या होंगी, परेशानियां क्या क्या होंगी। जी, एब्डोमिनल पेन सबसे पहले, जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, आंत ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो जो बच्चे का पोटी है, जो स्टूल है, क्योंकि वो फंसती रुकती चली जाएगी, और आगे जो मान लीजिए उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट हो गई है, तो आंत के ऊपर दबाव पड़ेगा, उसमें सूजन आएगी, और जब सूजन आएगी तो तकलीफ होगी, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो एब्डोमन है उसमें पेट दर्द होगा। पहली बात। दूसरी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जब म्यूकेनियम इकट्ठा होता रहेगा, या स्टूल इकट्ठा होता रहेगा, तो पेट क्या होगा, फूलना शुरू हो जाएगा, यानी कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी कि पेट में फुलाव। जी, तीसरी चीज क्या है, वोमिटिंग, उल्टी। एक्चुअली जब भी इंसान को के जिस्म में कहीं पे जो है पथरी वथरी बनती है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो इंसान की तबीयत है
इंसान की जो नेचर है, जो फितरत है, वो ये है कि इंसान उल्टियां करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि फितरत ये चाहती है, तबीयत ये चाहती है, कुदरत ये चाहती है कि जो अंदर फंसा हुआ है, क्या पता वो उल्टी में ही खारिज हो जाए, निकल जाए। ठीक है जी। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कब्ज तो है ही जी। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है जी। अब टेंडरनेस इन एब्डोमन यानी कि पेट चढ़ जाता है या सख्त हो जाता है या टाइट हो जाता है। बॉवेल साउंड डिक्रीज यानी कि जो आंतों की आवाज होती है, जो आंतों की आवाज होती है, बाउल साउंड डिक्रीज होती है, या पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है, वो डिक्रीज हो जाती है यानी कि कम हो जाती है। आंतों की हरकत कम हो जाती है, आंतों की साउंड भी कम हो जाती है जी। इलाज क्या है, ट्रीटमेंट जी, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ताकि जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो कंट्रोल हो। उसके बाद एनाल्जेसिक यानी कि दर्द रोका जाए ताकि मरीज थोड़ा सुकून पकड़े फौरन। आईवी इन्फ्यूजन, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है। ठीक है, डिहाइड्रेशन जब नहीं खाए पिएगा, डिहाइड्रेशन होगा यानी कि एक तरीके से पानी की कमी होगी, तो उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? आईवी इन्फ्यूजन यानी कि फ्लूइड से करेंगे। इसके अलावा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नाक से जो पेट में ट्यूब डाल देते हैं वो डाल देते हैं, और उसका भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। ठीक है जी। स्टूल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर यानी कि जो हार्ड हो गया है स्टूल, वो जो है क्या हो जाए, सॉफ्टनर यानी कि स्टूल यानी कि पाखाने को नरम करने वाली दवाई ये इस्तेमाल कराएंगे। इसके अलावा अगर इंटरसेप्शन है, तो इसमें क्या करते हैं, बेरियम मील करते हैं। क्या करते हैं? बेरियम मील। बेरियम मील एनीमा करते हैं। बेरियम मील क्या करते हैं? एनीमा करते हैं। इसमें एनीमा नहीं लिखा हुआ है बच्चों, एनीमा लिख लेना आप लोग। डॉली मिश्रा जी इधर ध्यान दीजिए प्लीज। ठीक है, इसमें बेरियम मील एनीमा नहीं लिखा हुआ है, लिख लेना आप लोग। एक्चुअली वो लिखते लिखते मुझसे छूट गया है। ठीक है जी। इंटरसेप्शन में जो है बेरियल मील एनीमा करते हैं, यानी कि बच्चे को एनीमा करते हैं, टट्टी के रास्ते में दवाई लगाते हैं, जिससे इंटरसेप्शन जो होता है वो खुल जाता है। अगर इंटरसेप्शन जो है वो बेरियम मील से खुल जाए, बहुत अच्छी बात है। और ज्यादातर इंटरसेप्शन जो होता है वो बेरियम मील से यानी कि एनिमा लगाने से खुल जाता है। ठीक है, यानी कि जो आंत दूसरी आंत के ऊपर चढ़ी होती है या आंत दूसरा आंत के अंदर घुसी हुई होती है वो बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर इंटरसेप्शन जो है वो बेरियम मील एनीमिया से ना खुले, यानी कि आंत जो अंदर घुसी हुई है वो बाहर ना निकले, तो फिर सर्जरी ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, यानी कि फिर ऑप्शन ही, सर्जरी ही ऑप्शन बचता है जी। बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल।